गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 24 फरवरी 2024 के द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज का न्यूज़पेपर की जो एनालिसिस की वीडियो है ये काफ़ी छोटी होने वाली है, क्योंकि आज कोई भी आर्टिकल, जैसे कि सैटरडे का दिन है, द हिंदू पे भी साइंस पेज से कोई आर्टिकल नहीं आया है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट कोई नहीं आया है। हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन में भी 2 ही यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं। एडिटोरियल्स के अंदर भी ऐसे आर्टिकल्स नहीं थे जो कि यूपीएससी के साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखते हो, तो हम शॉर्ट में इसको ख़त्म करेंगे। दूसरी बात ये है कि किसी को भी अगर जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो सभी के सभी ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रेलिवेंट हैं, मिलते जुलते हैं, चाहे वो जीएस पेपर 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो या फिर 4 से हो। ये हम देखेंगे एक एक आर्टिकल करते टाइम। अगर आपको बाद में उनको पढ़ना है साथ में कि मैम समझ में तो अच्छे से आ गया है लेकिन हमें अभी भी एक बार उनकी स्टडी करनी है, तो उसको आप कर सकते हो। वो कहाँ से करेंगे? आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए और वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिससे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली की जो ये पीपीटी है ये भी पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, और इसके अलावा आपको जो आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो भी इमेजेस के फॉर्म में मिलेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात, दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन यहाँ पर आर्टिकल्स आए हुए हैं जिनको हम केवल और केवल एक न्यूज़पेपर से करेंगे, जो भी उनको ज़्यादा डिटेल में करवा रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, और हम देखते हैं द हिंदू पेज से वेस्ट पुशिंग रशियन क्लोजर टू चाइना। देखिए हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने बोला है, अभी क्या हो रहा है, कहाँ पर बोला है, एक रसीना नाम का डायलॉग चल रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। अब ये जो डायलॉग हो रहा है ये हमारे खुद के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में, प्लस जो NB8, अब ये ग्रुप है, NB8 क्या ग्रुप है इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, इनके बीच में हो रहा, और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं अदर कंट्रीज़ के। अब ये जो डायलॉग हो रहा है इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए। हमारे मिनिस्टर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि रशिया और जो चाइना है, इन दोनों में जो एक हम देख पा रहे हैं करीबी आ रही है, उससे इंडिया को और वर्ल्ड को क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको इसमें क्या लगता है। दूसरी बात जो सवाल था वो ये भी था कि ऐसा भी बार बार सुनने को आता है कि जब वीटो पावर की बात होती है, वीटो पावर किनको मिली हुई है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर कितने मेंबर हैं? 197 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसका मेंबर हैं। दूसरा हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली भी एक है, या जनरल काउंसिल भी एक है, जिसके अंदर 198 मेंबर्स ही यहाँ पर भी हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट जो मेंबर है उनकी संख्या है 7, और जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनकी संख्या है 10, यानी कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर संस्था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो मेंबर्स है, चाहे वो US से हो, चाइना हो, फ्रांस हो, UK हो, ये जो कंट्रीज़ है इनके पास है वीटो पावर। अब मान लीजिए कोई भी आपको यहाँ पर मुद्दा लेना है या कोई भी आपको काम करना है, कोई भी आपको रेजोल्यूशन पास करना, तो क्या होता है, यूजुअली हम हमारी गवर्नमेंट से देखेंगे कि अगर हमारा कोई काम हो रहा है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो हमारे पास है 3-4 तरह की मेजॉरिटी। कौन कौन सी मेजॉरिटी है? पहली हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी होती है, दूसरी हमारे पास इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है, और तीसरी होती है स्पेशल मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, सिंपल मेजॉरिटी क्या है, जितने प्रेजेंट हैं सिंपल मेजॉरिटी के अंदर और उनमें से 50+1 ने जो वोट किया वही चीज़ यहाँ पर पास मान ली जाएगी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या बोलती है कि जितने प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 अगर यहाँ पर वोट करेंगे तो कोई चीज़ यहाँ पर मानी जाएगी कि ठीक है पास हो गई। और स्पेशल मेजॉरिटी होती है कि जितने नंबर हैं उनमें से 2/3 का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है और उनमें से 2/3 का यहाँ पर वोट करना भी ज़रूरी है। तो ये 2 शर्तें होती हैं। इस तरीके से कोई भी काम पूरा होता है। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो हम देख पाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल काउंसिल है या असेंबली है, वो जब कोई भी मुद्दे को, कन्वेंशन को, रेजोल्यूशन को पास करती है तो उसमें भी मेजॉरिटी को ध्यान में रखा जाता है, और काफ़ी हद तक सिंपल मेजॉरिटी को या इफेक्टिव मेजॉरिटी को ही देखा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जो इसमें क्या करते हैं, एब्सेंट कर जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। ऐसा इंडिया ने भी
भी बहुत बार किया है। जब ये एब्सेंटी कर जाते हैं तो इनकी वोट क्या होती है, एब्सेंटी में काउंट होती है, और अगर इनके एब्सेंट या फिर अगेंस्ट वोट करने पर भी मेजॉरिटी आ रही है तो जो रेजोल्यूशन था वो पास हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, अब हम बात करें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसका सबसे ज़्यादा इसके कंधों पर भार है किसी भी काम को करवाने का। इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आता है, और अगर उसको भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है, कुछ भी करना है, तो वो किसको ये काम देगा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को देगा। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर की हम बात कर रहे हैं, ये परमानेंट मेंबर ऐसा नहीं हो सकता कि जजेस की तरह, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह इनका बेंच हो, और अगर 3 लोगों ने एक तरफ बात कर दी है तो 2 लोगों की बातों पे ध्यान ना दे के केस को मेजॉरिटी के साथ जीता माना जाए। इसमें शर्त रखी गई है कि कोई भी काम तब ही होगा जब यहाँ पर यूनानिमसली वोटिंग होगी। अब क्या होता है यूनानिमसली, जब सभी के सभी एक साथ मिलकर उस काम को करना चाहेंगे। 5 के 5 परमानेंट मेंबर क्या चाहते हैं, एक साथ खड़े हैं कि ठीक है ये काम होना चाहिए। अब यही इम्पोर्टेंट है जब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो नॉन एशियन या नॉन वेस्टर्न कंट्री है, एशियन कंट्री है। कौन सी कंट्री है वो, चाइना। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये अच्छे से पता है कि और जो वेस्टर्न कंट्री है वो इंडिया को यहाँ पर सीट देने के अधिकार में खड़ी हुई हैं। खास करके अगर हम बात करें फ्रांस की, खास करके अगर हम बात करें रशिया की भी, तो ये ऐसी कंट्रीज़ है जो यहाँ पर इंडिया को एज अ वीटो पावर या एज अ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाना चाहते हैं। इंडिया ने बहुत सालों से इस पर अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई है, लेकिन चाइना हमेशा इसको डिनाई कर देता है, और इसी वजह से हम लोग नहीं बन पाते हैं। अब ये सारे सवाल जब जयशंकर जी के सामने रखे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए उनका बोलना है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या वेस्ट के जो हम देखेंगे, चाहे उसमें यूएस से हो, नाटो की वजह से, वो लोग यूक्रेन की वजह से उसके खिलाफ हो चुके हैं, रशिया के, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, यूक्रेन की हालत को देख के वो पहले भी खिलाफ था, अब और खिलाफ हो गए हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये मिलकर इनको रशिया के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही है कि वो चाइना के साथ में जाए। हालांकि चाइना को इससे ज़्यादा फ़ायदा है, चाइना को रशिया की दोस्ती जब होती है तो चाइना ज़्यादा बेनिफिट में जाता है, लेकिन स्टिल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यही एस जयशंकर जी बोल रहे हैं कि वेस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऑप्शन ही नहीं दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पर आसाम हिट्स ऑन रोड टू यूसीसी एंड मुस्लिम मैरिज लॉ। हमें पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इस डीपीएसपी के अंदर लिखा गया है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए अपने सभी नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए। उसी के ऊपर काम चल रहा है। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं पाई है, लेकिन ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो ऐसा कर पाई है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, खास करके जो पहली गवर्नमेंट है आज़ादी के बाद में जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर अभी 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले इसको पास कर दिया गया है असेंबली के द्वारा और लागू भी कर दिया गया है। अब असम एक ऐसी दूसरी कंट्री यहाँ पर, स्टेट यहाँ पर बनने वाली है जो इसको लेकर आई है। हालांकि अभी तक उन्होंने यूसीसी को कम्प्लीटली कोई वोटिंग वगैरह नहीं करवाई है, रेदर इन्होंने इनका जो यहाँ पर मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट था जो कि बना था 1935 के अंदर, उसको री अपील कर दिया है, उसको हटा दिया गया है। तो यही बात है कि उन्होंने यूसीसी की तरफ अपना क्या किया है, कदम रखा है, और ये शायद कंट्री में दूसरी ऐसी स्टेट बन जाए जो यूसीसी को यहाँ पर लेकर आने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द NB8 विजिट टू इंडिया फोकस ऑन कॉपरेशन एंड ट्रस्ट। क्या है NB8, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जब इंटरनेशनल हमारे कॉपरेशंस की या ग्रुप की बात आती है, और जो इंडिया के अंदर आए हैं इस साल में तो उनका आपको पता होना चाहिए।
NB8 का यहाँ पर मतलब है नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन। देखिए अब यहाँ पर नॉर्डिक बाल्टिक जो हमारी कंट्रीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डेनमार्क की कंट्री है, यूरोप के जो आप नॉर्डिक यहाँ पर देखेंगे, हम देख पाएंगे इस्तोनिया को। फिर यहाँ पर 8 से मतलब है 8 कंट्री, तो हम थर्ड कंट्री को देख पाएंगे फिनलैंड यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर आइसलैंड है, फिफ्थ लातविया है और सिक्स्थ हम देखेंगे लिथुनिया को, सेवन्थ यहाँ पर नॉर्वे भी है और 8 में है स्वीडन। तो ये ऐसी 8 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे हुए हैं। खास करके इन सभी के फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए हैं एज ए NB8 ग्रुप से, और ये सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ इनकी कोऑपरेशन ज़्यादा अच्छे से हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो NB8 ग्रुप है इनके सभी के फॉरेन मिनिस्टर कहीं पर आउटसाइड नॉर्डिक एरिया से बाहर निकले हैं, और पहले जो इनकी डेस्टिनेशन रही है वो रही है इंडिया की। इंडिया ने इनको रजीना डायलॉग के अंदर सम्मिलित किया, और इस सम्मेलन के बाद में इनका ये बयान आया है कि बहुत सारे ऐसे कॉपरेशन के हमारे पास ऐसे रास्ते हैं, या हम बोलेंगे कि सब्जेक्ट है जिनके ऊपर एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। कैसे कोऑपरेट किया जा सकता है? बहुत सारे डाइवर्स फील्ड हैं, इनोवेशन के अंदर काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हैं। इवन स्वीडन के अंदर ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे नोबेल प्राइजेस भी दिए जाते हैं, तो ये सब पता है। दूसरा, ग्रीन ट्रांजिशन से लेकर काम हो सकता है, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन है, इनका जो लाइफ स्टाइल है या इनकी जो ग्रीन ट्रांजिशन है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में हुआ है। मैरीटाइम हेल्थ इनकी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा हेल्थ जो है उसमें भी ये लोग काफ़ी अच्छे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इनके राइट्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है। इसरो जैसी हमारी जो स्पेस से रिलेटेड एजेंसी है वो हमारी बहुत अच्छी है, जिससे बेहतरी से काम किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है जहाँ पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकते हैं कि इंडिया से स्वीडन में, फिनलैंड में, डेनमार्क के अंदर यहाँ पर हमारे स्टूडेंट पढ़ने जाए और इन कंट्रीज से इंडिया के अंदर उनके स्टूडेंट पढ़ने आए। और कल्चर एंड टूरिज़्म तो यहाँ पर मेन भूमिका निभाता है ही। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कोऑपरेशन किया जा सकता है, दोनों के गोल को एक साथ मिलाकर देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बार ही ये ग्रुप बाहर निकलता है और पहली बार ही ये इंडिया में क्यों आता है? तो ये सवाल बिल्कुल इनसे भी पूछा जाएगा। तो ये कहते हैं कि इंडिया और जो ये कंट्रीज़ हैं ये एक चीज़ कॉमन है जो बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं, और वो है इनका अटूट भरोसा डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। तो ये जो डेमोक्रेसी है इसके ऊपर ही ये अपना कोऑपरेशन करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है उससे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पीस की बातें कर रहा था, बैलेंस्ड अप्रोच बनाए हुए है, बहुत ज़्यादा हम नहीं देखते हैं कि वो किसी के साथ में खड़ा हुआ था। तो ये बात भी इनको प्रभावित करती है, और ये कहते हैं कि पीस फॉर्मूले पे हमेशा काम होना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। इवन ये पूरा का पूरी कंट्रीज़ जो है ज़्यादातर यूक्रेन के साथ में है, और इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि कैसे पीस हो, शांति हो। लेकिन स्टिल ये इंडिया में आते हैं और इंडिया के साथ भी ग्लोबली यहाँ पर फाइनेंस स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी ले रही हैं फूड एंड एनर्जी की वजह से। ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स दिखाई दी थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंडिया स्टांस ऑन डाटा ट्रांसफ़र एट WTO। देखिए अब ये जो आर्टिकल है ये आपका काम आएगा GS पेपर 3 के इकोनॉमिक के अंदर, या तो इकोनॉमी में भी आप इसको देख सकते हैं, या फिर GS पेपर 2 के अंदर ट्रेड के अंदर, इकोनॉमी में ट्रेड के अंदर आएगा, और यहाँ पर GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? इंडिया का स्टांस जो है डाटा ट्रांसफ़र का WTO के अंदर। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि ये सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री के जायंट्स है उसमें स्पूक हो जाएगा। देखिए इंडिया जो है काफ़ी कठोर है जब बात आती है डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र की, कि हमारा ये डाटा किसी और कंट्री में जा रहा है तो अपनी सिक्योरिटी को लेके इंडिया काफ़ी स्ट्रिंजेंट है इस मामले में। लेकिन WTO के अंदर यहाँ पर अदर जो कंट्रीज़ हैं उनका
उनका बोलना है कि इंडिया को इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए, खास करके जब ये ज़माना इंटरनेट का है, डिजिटल एज में हम लोग जी रहे हैं। इस समय पे इंडिया को ऐसी कठोरता नहीं दिखानी चाहिए। अगर वो दिखाएगा भी ये ज़्यादा कठोरता, तो जो एक और कंट्रीज़ हैं, अब यहाँ पर एक ट्रेड की बात हो रही है, एक ट्रीटी की बात हो रही है। कौन सी ट्रीटी है? ये मोराटोरियम कोलैबोरेशन है जो यूएस और यूरोप के बीच में है। ये दो कंट्रीज़ के बीच में ये इस तरीके से है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, चिप्स बनी होती हैं, वो सस्ती रहेंगी और उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ ड्यूटी वगैरह लगेगा। लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो इस टैरिफ के खिलाफ में है, इस कमिटी के पूरे खिलाफ में है। ये जब बना था तो मोरेटोरियम ये 1998 में बना था और अब 2024 इसका आखिरी साल है। अगर WTO के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसको वोटिंग करके दोबारा से इसको लागू नहीं किया तो इसमें क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा कमेटी ख़त्म होता है तो इसकी वजह से जो चिप के डिज़ाइन है, डाटा है, कंट्रीज़ में जो हम लोग शेयर करते हैं वो होना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, खर्चा ज़्यादा आएगा तो प्राइस ज़्यादा रखे जाएंगे और इसकी वजह से जो चिप की शॉर्टेज है वो भी वर्स दिखाई देगी, काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो यही कारण है कि ये जो कंट्रीज़ हैं और WTO के अंदर रहते हुए इंडिया को बोल रहे हैं कि वो अपना सपोर्ट दिखाए यहाँ पर। और क्योंकि सेमी इंडस्ट्री इंडिया का खुद का बहुत बड़ा एक सपना हम बोल सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर लगभग $10 मिलियन का यहाँ पर बिलियन का इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इंडस्ट्री को बढ़ाना है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये उसी फ़ायदे में यहाँ पर बार बार इंडिया को रिमाइंड किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इससे आगे क्या फैसले लिए जाते हैं, वो आगे हमें पता चलेगा जब अदर इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। कह रहे हैं 2 साल हो चुके हैं और अभी तक क्या स्टेटस है रशिया और यूक्रेन के वॉर का। अब यहाँ पर कुछ मैप दिखाए गए हैं। सबसे पहले आज 24 फरवरी है और 24 फरवरी 2022 का ही वो दिन था जिस दिन यहाँ पर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है। शुरुआत होती है तो फरवरी 2022, जब तक इन्वेजन नहीं हुआ था तब तक हम देख पाते हैं ये कुछ लोकेशंस है जो काफ़ी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनको ज़रा याद रखिएगा। पहली लोकेशन है क्रीमिया, ये क्या है, रशिया की मिलिट्री के अंदर है। दूसरी यहाँ पर लोकेशन दिखाई गई है, छोटा सा भाग है यूक्रेन का जो कि है रशिया के जो सेपरेटिस्ट हैं वो इन एरियाज़ को रखते हैं। कीव यहाँ पर यूक्रेन की एक हम बोलेंगे कैपिटल है, रोमानिया इसको टच कर रहा है, ऊपर यहाँ पर रशिया है। फिर मार्च 2022, एक ही महीने के बाद में हम देखते हैं कि रशिया ने बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी के साथ एडवांस किया। वो कीव तक कब्जा कर लेता है। बहुत सारी और जो लोकेशन है जैसे खारकीव है, मारिलपुर है, खेरासोन है और क्रीमिया है, इन 5 जगहों पर पूरा का पूरा अपना कब्जा रखता है। नवंबर 2022 आते आते यूक्रेन कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आप ये पर्पल कलर में देख पाएंगे जिसमें कि कीव का एरिया है, खारकीव का एरिया है, जिनको वापस से अपने अंडर में ले आता है और जो बचा हुआ एरिया बच जाता है क्रीमिया से रहते हुए वो रहता है रशिया के अंडर में। प्रेजेंट में सेटलमेंट फिर से ऐसी हैं, कुछ एरिया जैसे कि अविदालविका और खेरासोन, ये 2 एरियाज ऐसी हैं, सिटीज़ ऐसी हैं जो अभी भी रशिया के अंडर में है और क्रीमिया तो हमेशा रशिया के अंडर में रहता ही था। ये आज की सिचुएशन है। अब कहा जा रहा है कि 2 साल पूरे हो गए हैं इस युद्ध को और किससे इससे क्या क्या फ़र्क पड़ा है और कौन इसमें से ज़्यादा फ़ायदा लेके गया है, इंडिया की क्या साइड रही है, चलिए समझते हैं। अभी जब स्टार्ट हुआ था युद्ध तो हमेशा ऐसा माना जा रहा था, पूरा वर्ल्ड ही ये सोच रहा था कि रशिया जो होगा वो बहुत क्विकली यहाँ पर यूक्रेन के अंदर जाएगा, उनको ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ पर यूक्रेन की जो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ने किया था हमेशा हम देखते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर किया हो या ईरान के साथ किया हो, कि जल्दी से उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स भेजी, उनके एयर डिफेंस के ऊपर कब्जा पाया और उसके बाद पूरी कंट्री के ऊपर ओवरटेक कर लिया। ऐसी कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगी और कह रहे थे कि 72 आवर्स के अंदर ऐसा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब हमारे सामने सब कुछ है, 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और यूक्रेन जो है वो काफ़ी हिम्मत के साथ में सामने खड़ा रहा है, स्टेबिलिटी बरकरार रखी हुई है उसने अपनी।
और वहीं से हमें समझ में आता है कि टाइम तो बहुत हो गया है। क्या अभी ये कुछ नए तरीके की वो और एक नया तरीके का ये युद्ध है? जो चीज़ आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते थे उसको आपने 2 साल चला दिया है। तो ये भी बिल्कुल सच है कि अमेरिकन्स ने जैसे इराक में किया था या जैसे रशिया से एक उम्मीद लगाई जा रही थी, वैसा तो ये एक युद्ध नहीं हुआ, वैसा तो ये वॉर नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल है एक रिजोल्ट डिफेंस का कि आपको अपनी जो इमेज है वो भी ख़राब नहीं करनी है, जिससे हमें देखने को यही मिल रहा है कि अभी भी इतना सब होने के बाद में भी जो सपोर्ट है, पॉपुलेंस का जो सपोर्ट है, जनसंख्या का जो सपोर्ट है, वो अभी भी हम देख पाते हैं कैसे यहाँ पर पुतिन के साथ में जुड़ा हुआ है। और अभी जो मार्च में उसके इलेक्शन होंगे, ये भी माना जा रहा है कि वो वापस से दोबारा से यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएगा रशिया का। तो वो सपोर्ट उसके पास है, चाहे लोग बेशक वॉर के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और इतनी तेज़ी के साथ में नहीं हुआ है कि एक शॉक वेव आ जाए, एक बहुत ज़्यादा चिंता वाली एक वेव निकल कर आए, लहरों की तरह आए। तो इस वजह से पॉपुलेंस का सपोर्ट आज भी उनके पास में है। तो इसी वजह से इसको बोला जा सकता है कि रिजोल्ट की तरह ये हो रहा है। दूसरा देखने को मिलते हैं कि यूरोप वगैरह, यहाँ पर यूएसए का क्या इसमें हाथ है? देखिए, यूएसए का बोलना है, खास करके ट्रम्प का यहाँ पर बोलना है कि वो अगर पावर में आते हैं तो वो ऐसी किसी कंट्री की मदद नहीं करेंगे जो अपने डिफेंस पर खुद से खर्चा नहीं करती है। लेकिन ये तो बिल्कुल विपरीत बात है नाटो से। अब नाटो क्या है? देखिए, नाटो की वजह से ही लड़ाई जो थी वो पूरी शुरू हुई थी। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें पता है कि यहाँ पर आपका अमेरिका है, खास करके नॉर्थ अमेरिका, नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका है, और यहाँ से शुरू हो जाता है यूरोप जैसी कंट्रीज़, और नीचे क्या है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये जो आप बीच में एस शेप का यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये होता है अटलांटिक ओशन। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये है साउथ अटलांटिक ओशन। और हम देखेंगे अमेरिका और यूरोप के बीच में, क्योंकि अटलांटिक ओशन है तो इसी वजह से इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच में ट्रीटी है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समुद्र के नाम पे ये रखी गई है, यहाँ पर महासागर के नाम पे। और इस जो नाटो के मेंबर होते हैं यहाँ पर, इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ ने नाटो को सब्सक्राइब किया है उसके अंदर वो आई हैं। तो उसमें क्या है कि अब अगर आपने किसी एक नाटो के मेंबर के ऊपर हमला कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने सभी के ऊपर हमला कर दिया है। सभी आपको उसका यहाँ पर क्या देंगे? वापस से रिजल्ट देंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। बहुत सारी स्वीडन और फिनलैंड जैसी कुछ नई कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन के बाद से डर गई हैं और उसके बाद उन्होंने भी जाकर यहाँ पर नाटो को ज्वाइन कर लिया है। तो नाटो का यही कहना है। दूसरा हम देखते हैं वॉर की शुरुआत क्या हुई, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो को ज्वाइन कर ले, लेकिन रशिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने पहले ही यहाँ पर वॉर कर दिया। अब क्या यहाँ पर नाटो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ट्रम्प अगर आ जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नाटो एक बहुत पुरानी संस्था है, वो ऐसे ही रहेगी। उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मेंबर हैं। हाँ, आप पॉपुलैरिटी के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी संभावना नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इज़राइल और जो हमास का वो है, क्या उससे रशिया और यूक्रेन के वॉर पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? तो बिल्कुल पड़ा भी है और शायद नहीं भी पड़ा है। बैलेंस्ड आंसर है। क्यों है ये? क्योंकि जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी दिखाई दी है, जिसने हमारी सबकी जो अटेंशन थी वो तो ये बात बिल्कुल है कि यूक्रेन से वो उस अटेंशन को खींच लिया है और उसकी तरफ ले जाया गया। उसमें बहुत सारे लोगों को ब्रूटली यहाँ पर किल किया गया है। 3 महीने के अंदर जितना डिस्ट्रक्शन यहाँ पर गाजा के अंदर देखने को मिला उतना पूरे 2 साल में भी यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं आया। तो इसी वजह से ये हुआ है। यूएस इसमें कुछ प्रूव नहीं कर पाया है। उसका परसेप्शन जो है वो अंडर स्ट्रेस है। वो साथ में खड़ा हुआ है इजराइल के साथ में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। और इसकी वजह से यूक्रेन की एंग्जाइटी जो है कि यूएस से उनको फंड नहीं कर रहे हैं या वेस्ट यहाँ पर फंड नहीं पहुँचा पा रहे हैं यूक्रेन की तरफ। तो हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यूक्रेन की इससे एंग्जाइटी बढ़ी है। अब हम बात करते हैं इंडिया का क्या स्कोप है। देखिए, इंडिया के लिए ये जो युद्ध था इसमें इंडिया ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिए हैं। क्या बोल्ड स्टेप लिए?
लिए एक तो उसने अपनी बैलेंस बनाए रखी, सामने आकर ऐसे किसी भी कंट्री के साथ में वो खड़ा नहीं हुआ। दूसरा, रशिया प्लस जो चाइना है, दोनों ही कंट्रीज चाहती थी कि यहाँ पर इंडिया उनके साथ जाए और इंडिया साथ में बनकर मल्टीलेटरलिज्म का यहाँ पर संदेश दे कि ये कंट्रीज साथ में है। लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को नकार दिया, नहीं एक्सेप्ट किया। दूसरी बात ऐसा है कि इंडिया ने यूक्रेन को भी ऐसे सपोर्ट नहीं किया। हालांकि इंडिया को इससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारा नुकसान हुआ है ग्लोबल मार्केट में, खासकर कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, गैस के प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन क्योंकि इंडिया जो था रशिया से बिल्कुल आउट नहीं गया, तो रशिया से कोई और जब तेल नहीं खरीद रहा था, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो सामने आई, और क्योंकि रशिया बहुत चीप, बहुत ही सस्ता करके तेल को बेच रहा था, तो इंडिया ने उसको खरीदा। अब क्यों खरीदा? क्योंकि इंडिया की जो 90% डोमेस्टिक डिमांड है ऑयल की, वो इंडिया इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है, और 10% हमारी जो डिमांड है उसकी पूर्ति हमारे खुद के देश के अंदर से हो जाती है। इसी वजह से इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है ये, तो इंडिया ने किया। चाइना को इससे क्या फ़ायदा है? चाइना को भी इससे जो रिश्ते हैं रशिया के साथ में वो ज़्यादा मजबूत हुए, प्लस उसको भी चीप ऑयल, या फिर हम कहेंगे कि इम्पोर्ट जो ट्रेड है वो उसके बेनिफिट में यहाँ पर ज़्यादा रहा। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल भी है। आर्टिकल कह रहा है डोनर गैमेट्स आर अलाउड, व्हाट द न्यू रूल्स ऑन सरोगेसी सेज। देखिए, गैमेट्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये होते हैं स्पर्म अगर मेल के अंदर हैं, और ओवम्स या फिर एग्स जो होते हैं अगर फीमेल के अंदर हैं। तो ये जो है अलग अलग किसी अलग डोनर के जो डोनेट करते हैं अपने स्पर्म्स को या फिर अपने एग्स को, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है सरोगेसी के लिए। पहला ऐसा अलाउड नहीं था। पहले क्या होता था, सरोगेसी का जो रूल है यहाँ पर उसको हम देखते हैं अमेंड किया गया था मार्च 2023 में, और उसके बाद से बैन कर दिया गया था यहाँ पर जो गैमेट्स का यूज़ होता है। लेकिन इसी के रिलेशन में एक जो वुमन है वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है जो कि काफ़ी रेयर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने एक्स के द्वारा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो जो सरोगेट मदर है उन्हीं के एग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो उनके हस्बैंड होंगे या फिर पार्टनर होंगे उनको क्या करने पड़ेगा, अपना स्पर्म दे के बेबी को जनरेट करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यही एक बीच में एक ऑप्शन बचा था, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि ठीक है, ये जो रूल्स है इसमें हम क्या करेंगे, डोनर यहाँ पर डोनेट कर सकता है। पहले क्या थे, डोनर को कौन कौन नहीं बना सकता है। अब ये विडो जिसकी यहाँ पर हस्बैंड की डेथ हो गई है वो, या फिर कोई सिंगल वुमन है, वो भी यहाँ पर क्या कर सकती है, डोनर के यहाँ पर स्पर्म को ले सकती है और सरोगेसी करवा सकती है। दूसरा हम देखते हैं कि LGBT के साथ अभी तक ये नहीं आया है, या फिर सिंगल वुमन जो जिस अनमैरिड है उसके साथ अभी तक ये नहीं आया है, तो उसके ऊपर भी क्रिटिक्स आ रही है कि उनके लिए भी इसको खोल देना चाहिए, इसमें कुछ कानून ऐसे होने चाहिए जो उनको भी परमिशन दे सके। और यहीं पे हमारा जो आज का न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।